हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। आज की इस वीडियो में हम सी टेट फरवरी 2026 के पेपर का इंग्लिश पेडागोजी के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एग्ज़ाम का, और इसमें भी अगर आप ठीक से तैयारी करें तो अराउंड 20 से 25 मार्क्स लाना बहुत ईजी है, क्योंकि 15 नंबर का तो लगभग इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है, जिसमें आपको पैसेज में से आंसर लिखने होंगे, और लगभग 15 मार्क्स का आपका टीचिंग पेडागोजी का पार्ट आएगा, और उसमें 3-4 क्वेश्चन ग्रामर के भी होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 91, read the following statements. Assertion A. Delaying the learning of languages in the early years makes it more difficult for children to acquire new language. तो बिल्कुल सही बात करिए। अगर बच्चा अपने जो अर्ली ईयर्स हैं चाइल्डहुड के, उसमें लैंग्वेज को नहीं सीखेगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है। रीजन है इसका, अर्ली ईयर्स ऑफ द चाइल्ड आर सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसमें दोनों बातें सही हैं और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जो 91 है उसका वो आंसर हो जाएगा डी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, one of the key principle of National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022 with respect to multilingualism is। तो मल्टीलिंगुअलिज्म के रिगार्डिंग जो अभी एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क बना है फाउंडेशनल स्टेज में, उसका क्या की प्रिंसिपल है, तो एक बार आइए से पढ़ते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू पिक अप मल्टीपल ओरल लैंग्वेजेस इन अर्ली ईयर्स। तो आई डोंट थिंक ये बात उसमें कही है। तो multilingualism has both cognitive and social cultural benefit। ये बात शायद उसमें है, मल्टीलिंगुअलिज्म है उसके बहुत कल्चरल और सोशल बेनिफिट्स होते हैं। चिल्ड्रन मस्ट बी हेल्प टू अनलर्न देयर होम लैंग्वेज एंड फोकस ऑन द स्कूल मस्ट शिफ्ट ऑन लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल। ये बात नहीं है। मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ ए क्लासरूम एक्ट्स एज ए बैरियर इन द इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजेक्शन। तो ये भी नहीं है, और जो पहले वाला था वो भी उसको पूरी तरह से ठीक नहीं है। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू पिक अप मल्टीपल ओरल लैंग्वेजेस इन अर्ली ईयर्स। ऐसा नहीं है, बच्चे ओरल लैंग्वेजेस 2-3 वो एक्वायर कर सकते हैं। तो तीनों गलत है, एक ही पार्ट हमारा सही लग रहा है, तो 92 का आंसर हो जाएगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, in some of the speech communities, two different varieties of languages coexist, each with a distinct range of social function. This situation is described as। तो कुछ जो कम्युनिटीज होती हैं उसमें जो एक लैंग्वेज की जो डिफरेंट वैरायटीज होती हैं वो साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं, और सबका अपना एक अलग अलग सोशल फंक्शन होता है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन का नाम होता है डिग्लोसिया। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94, children work in pairs. A text is divided in half. One child reads their text for the partner, which the other child writes. Two of them work out the whole text. This activity is called। तो हिंदी वाले में भी पढ़ा था कि इसमें टेक्स्ट को डिवाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने टेक्स्ट को डिवाइड किया। जब टेक्स्ट को डिवाइड किया जाता है तो उसका जो वो होती है पार्शियल टाइप की डिक्टेशन। तो आंसर विल बी 94 का 2 होगा। Question number 95, which of the following statement is not true of study about the literary text in language classroom। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट होगी सही नहीं है लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में? तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। लिटरेरी टेक्स्ट आर कल्चरल इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रही है। लिटरेरी टेक्स्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। ये बात भी सही है। लिटरेरी टेक्स्ट आर फॉर एप्रिशिएशन एंड एंजॉयमेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है। लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज टू टीच ग्रामर। ये बात सही नहीं है। ग्रामर को हम लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 4 सही। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Naveen of class 6 struggles with reading the text. The teacher gives him simpler text to read. She conducts shared reading session for him. The support provided by the teacher is called। अब जो भी इसमें से देखते हैं कौन सा सपोर्ट जो टीचर प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कह सकते हैं? स्कैफोल्डिंग। ये तो
एक मैच्योर एडल्ट के द्वारा जो एक लेस मैच्योर एडल्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगा, आइस ब्रेकिंग नहीं होगा, एंड रीडिंग रेडीनेस भी नहीं होगा। तो स्कैफोल्डिंग ही सही होगा, तो आंसर हो जाएगा 96 का 1। क्वेश्चन नंबर 97, विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज इज अ हैबिट। तो इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो कहती है कि लैंग्वेज इज ए हैबिट है। तो जो ये अप्रोच है इसका नाम है ऑडियो लिंग्विज्म। तो इस अप्रोच में ये होता है कि जो लैंग्वेज है उसे हैबिट कंसीडर किया जाता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 98। A child reads an unseen passage for which he is expected to answer the question that follow. This type of reading is referred to as। जब हम किसी एक पर्टिकुलर पैसेज में से किसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं तो उसको हमें स्कैनिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाए 98 का 4, स्कैनिंग। Teachers show 5 pictures to the students and ask them to write story based on these pictures। ठीक है, तो 5 अलग अलग पिक्चर्स टीचर ने स्टूडेंट्स को दिखाई और उसके बेसिस पे एक स्टोरी लिखने को कहा है। तो इसमें क्या है, जिक्सॉ डिक्टेशन ये नहीं होगा इसका, शेयर्ड रीडिंग भी नहीं होगी इसमें, क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है, और शो एंड टेल, उसमें शो एंड टेल में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो इसका एक सही आंसर होगा, वो होगा 99 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इन लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज में जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इसमें है ऑप्शन है नॉन इंटरेक्टिव परफॉर्मेंस, ये नहीं होगा। डी कंटेक्चुअलाइज्ड टेक्स्ट आइटम्स, ये भी नहीं होगा। और जो कंटेक्चुअल टेक्स्ट आइटम होना चाहिए, कंटेक्चुअलाइज्ड कॉम्पिटिटिव टास्क, ये हो सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परफॉर्मेंस बेस में नहीं होगा। तो जो सही आंसर होगा वो 100 का होगा 3 आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीडिंग इज जस्ट टू अंडरस्टैंड लेटर साउंड रिलेशनशिप्स एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। जो रीडिंग है वो सिर्फ लेटर साउंड के रिलेशनशिप को और प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली उसके लिए होती है, नहीं ऐसा नहीं, उसमें मीनिंग भी निकलना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। रीडिंग इज डिकोडिंग सिंबल्स टू अरीव एट मीनिंग, ये बात सही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। तो 101 का हो जाएगा 2। A teacher has to assess listening skill of her students. Which of the following activities can she select as a listening assessment? तो listening को assessment करने की कौन सी activity एक teacher choose करेगा? Teacher tells a story and after that she asks comprehension based question, तो ये हो सकता है। Teacher asks the children to read a story, read नहीं हो पाएगा, read में listening ability नहीं हो पाएगी टेस्ट। Teacher gives vocabulary based task, इसमें भी नहीं हो पाएगा। रेटिंग द चिल्ड्रन ऑन देयर ओरल प्रेजेंटेशन, ये भी नहीं हो पाएगा, लिसनिंग का काम नहीं हुआ। तो सबसे पहला आंसर होगा हमारा 102 का 1। टीचर टेल्स द स्टोरी एंड आफ्टर दैट आस्क कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, डैश इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। तो किससे मीनिंग निकालने को जो लैंग्वेज में निकालते हैं उसको हम कहते हैं सिमेंटिक्स। 103 का आंसर हो जाएगा 1। Now, question number 104. Which of the following is not the principle of language learning? तो इनमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग का प्रिंसिपल नहीं है? लर्नर्स में वेरी इन देयर प्रेफर्ड अप्रोचेस टू लर्निंग। ठीक है, सभी लर्नर की अपनी अपनी अप्रोच हो सकती है, बात सही है ये। लैंग्वेज इज टूल ऑफ कम्युनिकेशन, सही है। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ ग्रामर, नहीं ऐसा नहीं है, बिना ग्रामर के भी बच्चे लैंग्वेज सीख जाते हैं। Learning a language involve mastery of both skills and knowledge, ये बात सही है। तो इनमें से एक ही बात गलत है, 104 की 3। क्वेश्चन नंबर 105, a teacher of grade 6 writes a word in the center of the blackboard and asks the learners to brainstorm all the words they can think of which are connected to the central word। तो टीचर ने बच्चों को एक वर्ड दिया जो ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा और उससे रिलेटेड वर्ड्स को सर्च करने के लिए या लिखने के लिए बोला है उसे, सोच पा रहे हैं जिससे वो। तो इसमें से
मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इम्प्रूव वोकेबलरी ऑफ द लर्नर्स, ये हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, नहीं, ग्रामर का इसमें कोई रोल नहीं है। एनहांसिंग रीडिंग स्किल, नहीं। एनहांसिंग राइटिंग स्किल, नहीं। तो 105 का ये आंसर हो जाएगा इम्प्रूविंग वोकैब ऑफ द लर्नर्स। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। अब इसमें इंग्लिश में भी लगभग 15 मार्क्स के ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो जिसमें आपको एक पोएम दी जाएगी और एक पैसेज दिया जाएगा। पहले आपको पोएम को ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर्स करने हैं। अब इनमें जो ग्रामर के क्वेश्चन को आएंगे उनको हम उनकी एक सेपरेट वीडियो बना के उसको हम बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। तो सबसे पहले आपको पोएम पढ़नी है और उसके बेसिस पे आपका आंसर ये हो जाएगा। द स्पीकर्स बर्ड कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स, इट इज बिकॉज, जो स्पीकर का बर्ड है वो इसमें पोएम में फ्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 107। द केज बर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज ए क्रिपल्ड थिंग, जो केज बर्ड है उसको क्रिपल्ड थिंग क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है बिकॉज इट इज नॉट फ्री टू फ्लाई एंड सो। Which poetic device is used in expression sorrowful wings? इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पोएटिक डिवाइस के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखना, ठीक है, कि कौन से पोएटिक डिवाइसेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं। और इसमें जो आंसर आएगा इसका आएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसमें जो एक वर्ड ट्रांसफर एपिथेट में एक एडजेक्टिव होता है जो कि किसी नाउन की क्वालिटीज बताता है। क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? तो थीम हमें इस पोएम से मिल जाएगा, और जो कि इस पोएम में है बर्ड्स लिविंग इन द ओपन एंजॉय देयर लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 110। बट माई बर्ड सिंग्स डिनोट दैट, जो पोएट है उसका बर्ड सिंग करता है, उस समय क्या पता लगता है? तो माई बर्ड इज फ्री। Question number 111. The speaker says that the caged bird flutters its sorrow wings. The wings are being described as a sorrowful because wings को sorrowful क्यों कहा गया है? Because the bird is sad and it is caged. तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर पोएम्स में इजीली मिल जाएंगे। बस एक पोएटिक डिवाइस वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में एक अलग सी वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 112 से भी फिर वही है। अब एक पैसेज दे रखा है, आपको पैसेज को पढ़ना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है द मूवमेंट टुवर्ड्स हेल्थ क्लब इज येट टू गेन मोमेंटम इन इंडिया सिग्निफाइज सेट। तो इसका आंसर हमें इसमें मिल जाएगा, इसमें आंसर है 2। हेल्थ क्लब्स इन इंडियन कंपनीज हैव नॉट येट बिकम पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 113। व्हाट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय फिजिकल हेल्थ? इसका आंसर भी मिल जाएगा, एंड फिजिकल हेल्थ से हमारा जो माइंड है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू मीनिंग टू द वर्ड नॉमिनल? तो नॉमिनल जो कि बहुत कम सा होता है, उसका लिए क्या अपोजिट वर्ड हो सकता है जिसकी मात्रा कम हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सब्सटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 115। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीरिक्विजिट? तो प्रीरिक्विजिट की जो मतलब हमें जो चीज किसी काम करने से पहले जरूरत होती है, तो इसमें एक आंसर साफ साफ हो जाएगा रिक्वायर्ड। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड? तो जो अंडरलाइन वर्ड है, जैपनीज कंपनीज पर्टिकुलरली एक्सेल इन दिस, तो इसमें कौन सा वो यूज हो रहा है वर्ड इसमें? पर्टिकुलरली कौन सा है? एडवर्ब है, नाउन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है? तो हमें नाउन पता क्या होता है, नाउन नहीं है, कंजंक्शन सेंटेंसेस को जोड़ नहीं रहा है, एडजेक्टिव से कोई क्वालिटी नहीं बता रहा, तो एक बचता हमारा एडवर्ब जो हमारी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। एक्सेल इज द एडजेक्टिव, जो उससे आगे जो वर्ड आ रहा है दैट इज द एडवर्ब, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब। एक अलग से वीडियो में मैं आपको एडवर्ब और वर्ब और कंजंक्शन के बारे में और बता दूंगा मैं। 117. Identify the clause in the underlined part of the sentences. It is estimated that some 2000 American firms have established in-house health clubs. तो इसमें भी हमारे नॉलेज में पता है दो मेन क्लोज होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज जो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसमें इट इज एस्टिमेटेड इंडिपेंडेंट है, और जो डेट के बाद का सेंटेंस है वो डिपेंडेंट कर रहा है पहले वाले पे, तो जो इट इज एस्टिमेटेड है दैट इज द प्रिंसिपल क्लोज। और इसमें और क्लोजेस को और भी डिवाइड किया जाता है, नाउन क्लोज, वर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग उसे जरूर देखना।
क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर हाई इफेक्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ वर्क? इसका आंसर आपको इसमें ही मिल जाएगा और जिसका आंसर होगा 3, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। क्वेश्चन नंबर 119, Japanese companies ensure loyalty and motivation by making their workers, तो इसका आंसर भी आपको इसी पैरा में मिल जाएगा। Sing the company's song, second is the correct answer। And 120, why do companies have health clubs? कंपनीज में हेल्थ क्लब्स क्यों होते हैं? इसका आंसर तो है they help in better efficiency and high productivity of the workers। तो नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक मैक्सिमम 35 से क्वेश्चन है। इसी में दो तीन क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ग्रामर बेस्ड है, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे क्लोजेस के लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा और जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा। इनकी हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इंग्लिश की ग्रामर के 2-4 टॉपिक हमें करने हैं उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सबकी, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।